टेस्ट की प्रिपरेशन करके देंगे वो आपको आसान लगेगा। अच्छा, अब हम लोग जब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में से हमने कितने ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए, थोड़ा सा लिस्ट डाउन कर लें ताकि दोबारा से एक छोटा सा रिकैप हो जाए। हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, हमने राइबोसोम्स पढ़ लिए हैं, राइबोसोम्स डन, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया है, सही है, ओके। फिर हमने गोल्जी बॉडीज पढ़ लिए हैं, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपैरेटस, तीनों नाम है, कोई हर्ज नहीं है, कोई किसी भी नाम से इसको याद करे। गोल्जी इज द फर्स्ट नेम, जो साइंटिस्ट के जिसने डिस्कवर किया था उसके नाम के बाद उसे रखा गया गोल्जी। फिर उसको गोल्जी बॉडीज भी कहा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा और गोल्जी अपैरेटस भी कहा। अच्छा, अब तक ये जो चारों हमने ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ये चारों ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल दोनों में हमने देखा मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बोर्ड पे एनिमल सेल बना रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ एनिमल सेल में है। अब तक जो जो मैं बातें बता रही हूँ और जो वेन डायग्राम भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उस लिहाज से ये कुछ चीजें दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट और एनिमल दोनों में कुछ ऑर्गेनेल्स कॉमन है और कुछ ऑर्गेनेल्स सिर्फ प्लांट में है और कुछ सिर्फ एनिमल्स में। तो अब तक जो चार ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े हैं ये चारों प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों एनिमल सेल, दोनों सेल्स में है, प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। अच्छा, बात हमने खत्म की थी गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे या गोल्जी बॉडीज पे। इसको थोड़ा सा एक रिव्यू करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि हम कनेक्शंस बना रहे थे। हमने कहा था कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो जो सिंथेसाइज प्रोटीन है रफ एंडोप्लाज्मिक पे उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है विद इन द सेल, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से दोबारा सेल मेम्ब्रेन तक, ठीक है। अब राइबोसोम जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल चल रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ अ वेसिकल ट्रांसफर कर दिए थे टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसे थे, सेंटर उसका जो था वो फ्लैटेंड था और उसके कॉर्नर्स जो थे वो सेक लाइक थे, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल में मौजूद थे। उन्होंने जब प्रोटीन्स बनाए, उन्होंने जो प्रोटीन सिंथेसाइज किए, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद ट्रांसफर कर दिए विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वेसिकल्स। वेसिकल्स में आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ क्या चीज होती है। इट्स लाइक स्मॉल वैक्यूल्स, छोटे छोटे से वेसिकल्स हैं। जैसे हम वेसिकल को या वेजल्स को अपनी कॉमन लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं, इट्स लाइक कैरियर्स, ठीक है। कोई जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बर्तन किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या उसमें बहुत सारी चीजें या बहुत सारा लिक्विड डाल के हम मूव करते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुए वो स्मॉल वेसिकल्स के थ्रू कहाँ आ गए, वो आ गए आपके गोल्जी बॉडीज में, ठीक है। वो किस में आ गए हैं, आपकी गोल्जी बॉडीज में, ये गोल्जी बॉडीज हैं। अच्छा, अब क्या होता है, हमने एक और बात कल डिस्कस की थी कि प्लांट्स एंड एनिमल में गोल्जी बॉडीज का थोड़ा सा डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। प्लांट्स में जो होते हैं वो 2 सेट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि 5 से 10, मैंने कहा था ना 5 से 10 कैनाल्स हैं जो एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो वो 5 से 10 कैनाल्स का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक और बना लें आप, 3 4, 1 2 3 4 5, फॉर एग्जाम्पल ये है 5 से 10 गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक स्टैक रखा हुआ है। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें ये 2 स्टैक्स होते हैं, 5 से ये 5 वाले 2 होते हैं, जबकि एनिमल सेल में जो है जस्ट 1 होता है। अब इन स्टैक्स ये जो रखे हुए हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको कह रहे हैं हम, गोल्जी बॉडीज कह रहे हैं, ये जो कैनाल सिस्टम है इसमें आ गए सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ट्रांसपोर्ट कर दिया प्रोटीन टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उस प्रोटीन के साथ क्या करेगा, उस प्रोटीन के साथ 3 काम किए जाएंगे। जब वो रिसीव करेगा प्रोटीन को, रिसीविंग प्रोटीन, फिर उसके बाद वो मॉडिफाई करेगा उस प्रोटीन को। मॉडिफाई का मतलब ये है whichever type of protein is required by a living organism, वो उसमें
तब्दील कर देगा। देयर आर मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है, मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होके आया है उसमें थोड़ी बहुत रद्दो बदल करके, चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके फाइनली उसकी पैकेजिंग करेगा। पैकेजिंग मतलब नाउ इट इज रेडी टू ट्रांसपोर्ट टू फर्दर एरियाज, टू फर्दर ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब उसको और जगहों पे भेजना है, इसलिए उसकी फाइनल पैकेजिंग हो गई है। एंड फाइनल पैकेजिंग के बाद यहाँ पे फिर फर्दर छोटे छोटे वेसिकल्स फॉर्म होते हैं। उन वेसिकल्स को हम कहते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स, ठीक है। ये एक टेम्पररी वेसिकल्स हैं, यानी दोबारा छोटे छोटे से वैक्यूल्स या वेसिकल्स बने, और अब वो जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स वो आ गए इन वेसिकल्स में, ठीक है। ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं इसमें वो एंजाइम्स मौजूद हैं जो यहाँ पे मॉडिफाई हुए हैं इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, ये एंजाइम्स जो हैं इन वेसिकल्स के थ्रू पहुंचा दिए जाएंगे जहां जरूरत है। यहां तक बात पहले बताइए, क्लियर है सबको? यहां तक सबको बातें क्लियर है? ओके। अब क्या होता है, अब हम जरा सा ये यहाँ पे अब थोड़ी सी अपनी डिस्कशन को हम इलेबोरेट करेंगे। अब तक ये चारों चीजें प्लांट और एनिमल सेल दोनों में थी, लेकिन अब क्या होगा, अगर एनिमल सेल है तो कुछ चेंजेस आएंगे, और अगर प्लांट सेल है तो भी कुछ चेंजेस आएंगे। ये जो वेसिकल्स बने हैं, ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स बने हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल का है तो ये सिक्रीटरी वेसिकल्स चेंज हो जाते हैं इनटू अनदर स्ट्रक्चर नोन एज लाइसोसोम्स। ये सिक्रीटरी वेसिकल्स जो हैं ये छोटे छोटे से वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर भी पूरे एनिमल सेल में मौजूद होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स। बट लाइसोसोम्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। लाइसोसोम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते। यहां तक इस बात को क्लियर करें कि वो जो सिक्रीटरी वेसिकल्स बने थे, दो सिक्रीटरी वेसिकल्स फर्दर क्रिएट और बिकम लाइसोसोम्स, बट ओनली इन द एनिमल सेल। जी हानिया, हानिया पूछें। मिस, ये जो सेल होता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता ना? है हानिया, ये कैसी बात कर दी, आज तो तुमने सारी बायोलॉजी डिबो दी। बेटे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट ही तो सेल है, तभी तो वो लिविंग है। ओके मिस। नहीं, अगर कोई क्लियर करो तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन सेल, सेल है ही लिविंग में। नॉन लिविंग में आपके कबर्ड में, आपके फ्रिज में कोई सेल नहीं है, ठीक है। वो दूसरे सेल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सेल हैं, और वो आर्टिफिशियल हैं, और वो बैटरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट लिविंग सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन मिस हम प्लांट और एनिमल ही पढ़े थे ना, इसलिए पूछा था। हम बायो में कुछ और भी पढ़े, टेबल चेयर, रेफ्रिजरेटर, स्प्लिट टीवी। नहीं, तो बायो इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इस वजह से हम प्लांट्स और एनिमल ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर हानिया आपके दिमाग में ऐसी कोई बात आ रही है तो एक बात और क्लियर करती हूँ। देखिए, हम जो सेल अभी पढ़ रहे हैं वो प्लांट और एनिमल सेल तो है, लेकिन प्लांट और एनिमल सेल के भी जनरलाइज सेल है। जनरलाइज सेल का मतलब है कि हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, हर सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ सेल्स कहलाते हैं ग्लैंड्यूलर सेल्स, यानी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उसके कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं।
और उन सेल्स में गोल्जी बॉडीज एज कंपेयर टू अदर नॉर्मल सेल ज्यादा होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. अच्छा चलिए आप लोग मुझे एक बात बताएं, आपने रेड ब्लड सेल का नाम सुना है? आरबीसी सुना है? ओके. व्हाइट ब्लड सेल का नाम सुना है? सुना है. आपने नर्व सेल का नाम सुना है? सुना है? ओके. तो ये सब है तो एनिमल सेल. क्यों? क्योंकि ये एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है. इनमें बेसिक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं, लेकिन हर सेल दूसरे से थोड़ा सा अलग है. रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं है, जबकि आप कह रहे हैं कि जितने भी जनरलाइज सेल है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है. उधर नहीं है न्यूक्लियस. क्यों नहीं है ये मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को. व्हाइट ब्लड सेल फेगोसाइटोसिस करते हैं. याद आया? फेगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस की एक टाइप थी, इंगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया वाली, इंगल्फ ऑफ द लार्ज पार्टिकल्स. याद आया? एंडोसाइटोसिस. ठीक है. फिर नर्व सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है क्योंकि उनका बॉडी में काम ही डिफरेंट है. मसल सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू एनी अदर काइंड ऑफ सेल ज्यादा होते हैं, बिकॉज द मसल्स रिक्वायर्ड एनर्जी, सो दे हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट. तो हम जो सेल पढ़ रहे हैं दे आर जनरलाइज सेल. हम एक जनरल बात पढ़ रहे हैं कि सेल में ये चीजें होती हैं और उनका ये काम है. लेकिन अब बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट सेल परफॉर्म कर रहे हैं, और हर सेल दूसरे सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग. बातें समझ आ रही है? कुछ सेंस बन रहा है इस बात का. एक और चीज, एक और एग्जांपल. फॉर एग्जांपल प्लांट्स में जो लीफ है वो ग्रीन कलर के हैं, जबकि जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के हैं. तो प्लांट सेल में ग्रीन कलर का जो एक ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, वो सिर्फ लीफ में मौजूद है, बाकी पार्ट्स में वो मौजूद नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट सेल भी सारे सिमिलर ही हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे हैव लिटिल डिफरेंसेस ऑफ द ऑर्गेनेल्स. किसी में कोई ऑर्गेनेल ज्यादा है, किसी में कम है. गोल्जी बॉडी सारे एनिमल सेल में होंगी, लेकिन एनिमल सेल का भी जो ग्लैंड्यूलर सेल है, जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, उसमें नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज ज्यादा होंगी. ये कोई सेंस बना इस बात का जो मैंने बताई है? पूरी सेंस बना इसका, या सर पे से गुजर गई? मुझे लग रहा है सर पे से गुजर गई. किसी का भी थम्स अप नहीं आ रहा. सेंस बन गया, गुड, शुक्र. अच्छा, तो अब हम दोबारा वापस इस बात पे आते हैं. ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स बने हैं, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स चेंज हो गए लाइजोसोम्स में. लाइजोसोम क्रिएट हो गए, और ये लाइजोसोम सिर्फ एनिमल सेल में क्रिएट हुए. प्लांट सेल में ये सिक्रीटरी वेसिकल्स ही रहेंगे और अपने टारगेटेड प्लेसेस पे चले जाएंगे. They will not change into lysosome. Why? Because in plant cell, lysosomes are not present in plant cell. Lysosomes जो है are not present in lysosomes are not present in plant cell. ठीक है, प्लांट सेल में लाइजोसोम नहीं है, बट द एनिमल सेल कंटेन लाइजोसोम. अब थोड़ी सी लाइजोसोम की बात करते हैं, विच इज जस्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर. ये वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर है जिसे लाइजोसोम्स कह रहे हैं. तो all four organelles present in both plant cell and animal cell. Now the Golgi bodies form or create lysosomes, और ये लाइसोसोम्स जो हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में हैं, whereas प्लांट सेल में ये गोल्जी बॉडीज जो सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाती हैं, दे विल मूव एंड रीच टू देयर टारगेटेड एरियाज. जहां पे इनकी जरूरत है वहां पहुंच जाएंगे. ठीक है, बट इन एनिमल सेल द सिक्रीटरी वेसिकल्स फॉर्म लाइसोसोम्स. अब थोड़ा सा लाइसोसोम से इंट्रोड्यूस होते हैं, ये क्या चीज है. ओके, ये जो लाइसोसोम्स हैं ये स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दीज लाइसोसोम्स जो सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद हैं, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, दे कंटेन एंजाइम्स. ठीक है, उनमें एंजाइम्स हैं.
और कौन से एंजाइम्स हैं उनमें? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट। लाइसोसोम्स इस तरह से एनिमल सेल में मौजूद होते हैं और इनका पर्पस क्या है एनिमल सेल में, या ये क्यों है? सो बेसिकली दीज लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर मौजूद है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव वर्ड तो समझ में आ रहा होगा ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कोई बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल या कोई लार्ज पार्टिकल को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को हम डाइजेशन कहते हैं। और एंजाइम्स वो चीज है जो उस प्रोसेस को हेल्प करते हैं, स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं जो क्या काम कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस? सेल के अंदर ऐसा क्या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मौजूद है जिसे डाइजेस्ट लाइसोसोम्स कर रहे हैं या लाइसोसोम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स कर रहे हैं? तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा लिंक बनाएं अपना, दोबारा से जहन को लेके जाइए फेगोसाइटोसिस पर। फेगोसाइटोसिस याद आया? फेगोसाइटोसिस क्या चीज है? ओके, वर्दा हमें एक दफा रिवाइज कराएंगी व्हाट इज फेगोसाइटोसिस। वर्दा। ओके, बुशरा करवाएंगी? वरुण कुमार, कहाँ है वरुण? आप कैमरा तो ऑन करें, नजर ही नहीं आ रहे मुझे। हाँ वरुण, अनम्यूट कर दूं? आप बताएंगे फेगोसाइटोसिस? बोलिए बोलिए। मिस ये सॉलिड ईटिंग होता है मिस। वेरी गुड। सेल ईटिंग, सेल Yes, सॉलिड cell पार्टिकल्स को जो जब इंगल्फ करता है उसे हम क्या कहते थे? Phagocytosis. एंडोसाइटोसिस टाइप Yes, फेगोसाइटोसिस। वेरी गुड वरुण, वेरी गुड। म्यूट हो जाइए। हाँ, तो फेगोसाइटोसिस से फॉर एग्जांपल सेल ने लार्ज पार्टिकल इंगल्फ किया और वो लार्ज पार्टिकल कोई भी बैक्टीरिया है, जब वो सेल के अंदर आ गया, बैक्टीरिया रेड कलर से बना दिया मैंने खतरे का निशान, तो अगर ये बैक्टीरिया आ गया है, अब ये लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट कर देंगे, उसे जब फेगोसाइटोसिस होके कोई भी लार्ज पार्टिकल आता है तो वो डेफिनेटली इसीलिए आया है ना कि सेल उसको लिविंग बॉडी में से क्लियर करना चाहता है, हटाना चाहता है। उसने इंगल्फ किया, सेल के अंदर मौजूद है लाइसोसोम्स, उन लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया, यानी वो कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया जो आया था उसको सिंपलर खत्म कर दिया, उसको डाइजेस्ट कर दिया, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया। यानी वो जो एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल पार्टिकल सेल ने इंगल्फ कर लिया था टू सेव द बॉडी, टू प्रोटेक्ट द बॉडी, वो किसने खत्म कर दिया? लाइसोसोम्स। व्हाई? बिकॉज द लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम which digest the bacteria or the large particle or worn out cells। कभी कभी कुछ सेल, कोई दूसरा सेल टूट गया है, उसके बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो टुकड़े भी इंगल्फ होके या फेगोसाइटोसिस से सेल में आ जाते हैं और सेल में मौजूद लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट करके खत्म कर देते हैं। दिस इज फॉर टू सेव द बॉडी, बॉडी को सेव करने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी बॉडी को लार्ज पार्टिकल से या बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए सेल पहले उसे इंगल्फ कर लेता है, हड़प कर लेता है, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद लाइसोसोम्स उसे डाइजेस्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इट मींस ये प्रोसेस ज्यादा कहाँ हो रहा होगा? लाइसोसोम ज्यादा मौजूद कहाँ होंगे? इन द वाइट ब्लड सेल्स, बिकॉज वी ऑल नो दैट वाइट ब्लड सेल्स basically
protects our body from bacteria, viruses, from diseases. सुना है ना what are WBCs? कभी सुना है white blood cell क्या होते हैं? They are defense mechanism. वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उन बैक्टीरिया से या ऐसे हार्मफुल फॉरेन मटेरियल से. तो वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि वो उनको इंगल्फ कर लेंगे, उनके अंदर मौजूद होंगे लाइजोसोम्स, और लाइजोसोम्स जो है वो उन्हें डाइजेस्ट कर देंगे. अब लाइजोसोम हर एनिमल सेल में है, लेकिन एनिमल सेल के भी जो WBCs हैं उनमें लाइजोसोम ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ लाइजोसोम ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका काम ही क्या है? उनका काम है लार्ज पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस को डाइजेस्ट कर देना. So the lysosomes are only present in animal cell, and their function is they contain digestive enzyme which digest the large particles present in the cell, present in the cytoplasm. This is the lysosome and the purpose of lysosome. एक दफा सोचे, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड दे रही हूँ, लाइजोसोम्स को रिकॉल करें अपने दिमाग में. एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन डू आस्क प्लीज. मैं आ गई हूँ स्क्रीन के पास, जैसे रेज करना है वो क्लियर करें इस बात को कि आपको नहीं समझ में आया. परिया समझ में आया है सही से? लाइजोसोम्स क्या होते हैं? हर एनिमल सेल में होते हैं, लेकिन एनिमल सेल की टाइप WBCs में थोड़े से नंबर ज्यादा होते हैं. जैसे अगर फॉर एग्जांपल हर एनिमल सेल में कोई 5 हैं, तो WBCs में हो सकता है ये 15 हो, क्योंकि वहां पे इनका काम ज्यादा है, वहां पे इन्हें डाइजेस्ट ज्यादा करने हैं बैक्टीरिया, क्योंकि WBCs बैक्टीरिया ज्यादा इंगल्फ कर रहे हैं. बाकी भी कर रहे होते हैं फैगोसाइटोसिस सेल्स, और वहां पे भी अगर उन लार्ज पार्टिकल्स को इंगल्फ करना है या लार्ज पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो वो काम कौन कर रहे होते हैं? लाइजोसोम्स कर रहे होते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि लाइजोसोम्स में मौजूद हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं. ठीक है. अगर ऐसा भी होता है कभी कभी ऐसा होता है कि ये लाइजोसोम्स ही सेल के अंदर हट जाते हैं, सेल के अंदर रप्चर हो जाते हैं. इफ लाइजोसोम रप्चर का मतलब क्या होता है कि ये इस साइटोप्लाज्म में इनकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई है, फट गई है. अब जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कहाँ आ जाते हैं? साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाते हैं. और अगर वो साइटोप्लाज्म में बाहर आ गए तो दे डाइजेस्ट द होल सेल, तो पूरे सेल को ही खत्म कर देंगे. वो पूरे सेल को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे. दिस इज डेंजरस कंडीशन. अगर उनकी वॉल रप्चर हो जाएगी तो वो सेल के लिए खुद ही खतरनाक हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात सबको समझ आ रही है? इसका कुछ सेंस बन रहा है? ठीक है. इसी वजह से लाइजोसोम्स को हम एक और नाम देते हैं, और वो नाम है सुसाइड सैक. इसको सुसाइड सैक कहते हैं. सुसाइड का मतलब है खुद ही अपने आप को खत्म कर लेना. तो सेल में अगर लाइजोसोम्स खुद ही रप्चर हो गए तो सेल ही खत्म हो जाएगा. सैक का मतलब है ये छोटे छोटे वेसिकल्स, कोई चीज भरने के लिए जो थैले होते हैं या कोई कंटेनर होता है, उसे सैक कहते हैं. तो सुसाइड सैक इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये रप्चर हो गया सेल में, साइटोप्लाज्म में, तो सेल इटसेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. जबकि ये किस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए? सेल में आए हुए लार्ज पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं ये लाइजोसोम. लेकिन अगर इसकी वॉल सेल के अंदर ही रप्चर हो गई तो सेल इटसेल्फ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. देयरफॉर द लाइजोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड सैक. इसलिए इसको सुसाइड सैक कह रहे हैं कि सेल खुद भी कभी कभी इसकी वजह से तबाह हो सकता है, खत्म हो सकता है. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. लाइजोसोम की फर्दर डिटेल्स हैं, अगर कुछ कॉपी भी करना हो तो आप उधर से कर सकते हैं. देखें, ये लिंक बनाते हुए हम इसको देख रहे हैं दोबारा से. लिंक क्या बना रहे हैं हम? लिंक बना रहे हैं हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का. गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ये आपको न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे सबको. ये वेसिकल्स, यही वेसिकल्स आगे जो है वो आपके लाइजोसोम्स बना लेते हैं. अब आ गए लाइजोसोम्स, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, और इनकी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, यानी ये गोल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, साइज में बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं,
और गोल्जी बॉडीज से ओरिजिनेट हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, और इनके अंदर मौजूद होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स. They are also known as suicide sac, and we all know the reason why they are known as suicide sac. Mostly they destroy foreign particles and worn out cellular components. Worn out cellular component का मतलब क्या होता है? अगर कभी कोई और सेल डिस्ट्रॉय हुआ है, उसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं, उसे हम worn out cellular components कहते हैं. वो भी एक्चुअली डिस्ट्रॉयड सेल या worn out सेल भी बॉडी में जो है वो इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी, तो उसको भी जो दूसरे हेल्दी सेल हैं वो इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. तो बेसिकली सेल के अंदर लाइसोसोम्स आर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन टू डिस्ट्रॉय द लार्ज पार्टिकल्स और टू डिस्ट्रॉय द वॉर्न आउट सेल्स. कुछ और पूछना है? यस, आदिल आप रेज हैंड कर रहे हैं, क्या पूछना है आपको? जी पूछिए. मैम साइटोप्लाज्म की लेयर ब्रेक हो जाती है या मैम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म की वॉल इज सेल मेम्ब्रेन ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. जब वो डाइजेस्टिव एंजाइम अगर लाइसोसोम से बाहर आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन भी टूट जाएगी, सेल मेम्ब्रेन भी डाइजेस्ट हो जाएगी, तो साइटोप्लाज्म के अंदर के बाकी ऑर्गेनल्स भी डाइजेस्ट हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म खुद भी डाइजेस्ट हो जाएगा. तो जब कोई चीज अपने आप को तबाह कर ले उसे सुसाइड कहते हैं ना. मैम दूसरे सेल्स को अफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है. अगर वो फिर अपने सेल को जब डिस्ट्रॉय करके वो डाइजेस्टिव मटेरियल बाहर आएगा तो नेबरिंग सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा. ये जब आप अपनी आगे सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको सेल का पता चलेगा कि बाज सेल जो हैं वो इस तरह डिस्ट्रॉय होते हैं, और उनके जो नेबरिंग सेल होते हैं वो भी हो जाते हैं कभी कभी उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से. ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना ही सिर्फ करना है कि सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं उनका क्या काम है. देखिए अब एक सेंस बनाए आप लोग, सेंस आपको बन रहा होगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का वैसे भी प्लांट सेल में क्या काम, प्लांट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम. तो जब वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको फौरन हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, ओके लाइसोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट दे आर ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, because in animal cell they need the process of digestion for the large particles. जब large particle animal cell के अंदर जाएंगे तो फिर animal cell उसको digest करेगा, और किससे digest करेगा? with the help of the lysosomes present. ठीक है भाई? ओके, ये तो हो गया आपका लाइसोसोम which is only present in the animal cell. अब लाइसोसोम्स के बाद अब जो हम एक ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं वो भी ऐसा है जो सिर्फ एनिमल सेल में है बट नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. वो भी सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, और उसे हम कहते हैं सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम, ठीक है. सेंट्रोजोम प्रेजेंट ओनली इन animal cell and absent in plant cell. एक बात हो गई कि ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है. और एक इंपॉर्टेंट बात और सेंट्रोजोम से रिलेटेड ये है कि सेल की पूरी लाइफ रेस्टिंग फेज कहलाती है. रेस्टिंग फेज, इन रेस्टिंग फेज यानी सेल जो है नॉर्मली रेस्टिंग फेज में होता है और फिर अचानक वो डिवीजन फेज में आता है जहां पे सेल डिवाइड होके क्या बना लेता है? डॉटर सेल बना लेता है. तो नॉर्मली सेल अपनी रेस्टिंग फेज में रहता है, सिर्फ जब डॉटर सेल बनना होता है तब सेल डिवाइड होता है. तो सेल की दो फेजेस हैं, एक तो रेस्टिंग फेज होती है
और एक सेल डिवीजन होती है। जब रेस्टिंग फेज में सेल होता है, इन रेस्टिंग फेज में ये सेंट्रोसोम्स आर इनएक्टिव। ये सेंट्रोसोम इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव का मतलब ये है कि ये कोई काम नहीं कर रहे होते, बस ये कोने में एक सेंट्रोसोम होता है, खामोशी से चुप करके बैठा हुआ होता है, ठीक है। इनएक्टिव होता है, कोई इसकी एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। कब? जब सेल की रेस्टिंग फेज होती है। बट ड्यूरिंग सेल डिविजन याद आया क्या था? सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। उसका ना सिर्फ साइटोप्लाज्म बल्कि उसके न्यूक्लियस भी डिवाइड होते हैं। तो ड्यूरिंग सेल डिविजन दे बिकम एक्टिव। ये क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। अब इनकी जरूरत है, अब ये एक्टिव हो जाते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो 2 बातें हमें पता चली हैं सेंट्रोसोम से रिलेटेड। नंबर 1, सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद हैं। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन द प्लांट सेल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, that in the resting phase, when the cell is in a resting phase, these centrosomes are inactive. They are not performing any activity. They are inactive, like sleeping in a cell. Whereas during cell division, when the cell undergo in division process or in division phase, then the centrosome become active and performing the duty, means taking part in cell division. फिर ये एक्टिव हो जाता है और सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है? कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये सेंट्रोसोम जो है वो एक जैसे पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स बना लेता है, ठीक है। ये चेंज हो जाता है इनटू पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स में, यानी ये एक जैसे 2 रेप्लिकेट हो जाता है, अपने जैसा एक और बना लेता है और वो कहलाते हैं पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। 2 एक जैसे बन जाते हैं। एक सेल की एक साइड पे चला जाता है और दूसरा सेल की दूसरी साइड पे, यानी पहले ये एक था, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये एक था रेस्टिंग फेज में, ये एक था, एक कोने में कहीं पड़ा हुआ था। बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसने अपने जैसा एक और बना लिया, एक सेल के एक कोने में आ गया, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे कोने में आ गया। जब वो एक था तब वो सेंट्रोसोम था। when it become replicated and become a pair, it is known as centrioles. तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे बिकम सेंट्रियोल। ये क्या बन जाते हैं? सेंट्रियोल। अच्छा, अब ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक्चुअली 9 आर्म का एक स्टार है, ठीक है। स्टार नॉर्मली क्या होता है? स्टार होता है 5 आर्म का, ऐसा होगा स्टार। आपने आज तक ऐसा स्टार देखा है? आज आप एक नया स्टार देखने वाले, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आर्म्स का एक स्टार बन जाता है, ठीक है। और इस 9 आर्म्स के स्टार में थोड़ा यहाँ पे करीब हो गया है, ठीक है। ये 9 आर्म का स्टार बन गया और इस 9 आर्म के स्टार में यहाँ पे पैरेलल में ये इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटे, स्मॉल, और ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है कि ये सामने से तो स्टार है लेकिन पीछे से जो है ना, इसमें मौजूद हैं
ट्यूब्स, यानी ये जो होल्स हैं वो दरअसल पीछे इसके एक्सटेंडेड ट्यूब्स हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अभी आपको दिखाती हूँ. आपको ये 3 मार्कर्स दिख रहे हैं सबको? ये 3 मार्कर्स दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना सबको? ठीक है. तो यहां से इन 3 का रेड, ब्लू, ग्रीन के ये सर्कल्स दिख रहे होंगे आप सबको. सर्कल्स दिख रहे हैं, जबकि इनके पीछे क्या है? पूरा ट्यूब है, एक है, पूरा मार्कर का ट्यूब है. बिल्कुल इसी तरह ये ऐसे होंगे, यानी सामने से आपको वो 3 दिख रहे हैं, 3 होल्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअली वो पीछे से पूरी ट्यूब है. और वो ये ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो हर आर्म में मौजूद हैं. हाउ मेनी आर्म्स? टोटल 9 आर्म्स हैं, और उन 9 आर्म्स में ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3, 1 2 3, इस तरह से 1 2 3. और वो तीनों आगे से तो आपको यूं दिख रहे हैं, बट एक्चुअली उसके पीछे जो है वो प्यूरी एक ट्यूब मौजूद है. हर माइक्रोट्यूब्यूल के पीछे पूरी एक ट्यूब जो है वो मौजूद है. तो दे अपीयर लाइक अ स्टार, स्टार की तरह के लग रहे हैं. एंड दे आर प्रेजेंट इन पेयर ड्यूरिंग सेल डिविजन. ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है सेंट्रियोल का. सेंट्रियोल विच इज सेल ऑर्गेनल which become active during cell division. ये सेल डिविजन के वक्त एक्टिव हुआ है. और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? 9 आर्म्स का ये स्टार है. And the stars or in the arm there are triplets of microtubules present. Microtubules. Triplets of microtubules present. Triplets का मतलब होता है 3. Triplets, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं. अच्छा, अब इसका पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेंट्रियोल? तो होता ये है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो होल्स नजर आ रहे हैं आपको जिसके पीछे एक ट्यूब है, इसमें से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं. थ्रेड का मतलब क्या होता है? धागे. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर्स. ये सेल डिवीजन में हम रिपीट करेंगे ये बात. ये हमें सेल डिवीजन जब हम पढ़ेंगे, जब न्यू सेल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो ये बात हम रिपीट करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसमें से क्या निकल रहा है. उसमें से कुछ थ्रेड्स निकल रहे हैं, धागे नुमा चीज निकल रही है, और वो थ्रेड्स कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर्स. वो स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं विच इज टेकिंग पार्ट इन सेल डिवीजन. इसके आगे की बातें सेल डिवीजन में ही पढ़ेंगे कि किस तरह ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है और व्हाट इज देयर पर्पस. बट दीज आर द सेंट्रोसोम्स. एनी क्वेश्चन? ये देखिए, centrioles or centrosomes present only in animal cell. It remain inactive during cell division. Inactive during resting phase. जब सेल आराम कर रहा है, resting phase में है, कोई डिवीजन नहीं हो रही, तब ये inactive रहेगा. And only become active during the cell division. During cell division, these centrosome replicates and become 2 centrioles through which protein fibers radiate. ये जो हमने स्पिंडल फाइबर की बात की है, they are basically also known as protein fiber. क्यों? Because they are made up of proteins, also called protein fibers. Why? Because they are made up of protein. ये इसमें से निकलते हैं which is taking part in cell division. जी, किसका हाथ उठा हुआ था?
यस आदिल, पूछें। आदिल अनम्यूट हो जाए, पूछें बेटा। आदिल को पूछना नहीं है, ओके सही है, बात समझ आ गई है ये। तो ये दो चीजें सिर्फ वो हैं। अच्छा अब हाँ हानिया पूछो। हानिया मिस पूछे। ये जो सेंट्रियोल्स है ये सेल डिवीजन के बाद मतलब वो होते हैं, फैलते हैं। फैलते नहीं, फैलते वैलते नहीं है। लिसन, मतलब ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग का मतलब है जब हो रही है सेल डिवीजन, उस वक्त, क्योंकि इनका काम उसी वक्त है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इनका काम है, तो ये उसी वक्त अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये एक सेंट्रोसोम जो है वो एक जैसे दो बना लेता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है अपने जैसा एक और बना लेना, रेप्लिका। ठीक है, रेप्लिकेट हो जाते हैं, अपने जैसा एक और बना लेते हैं, और ये पेयर में आ जाते हैं, विच इज नोन एज सेंट्रियोल। उस वक्त ये सेंट्रियोल कहलाते हैं, जिनमें से एक सेंट्रियोल सेल की एक कोने पे चला जाता है और दूसरा सेंट्रियोल सेल के दूसरे कोने पे आ जाता है। एक दूसरे से बिल्कुल यूं ऑपोजिट हो जाते हैं। एक अगर इधर आया तो दूसरा इधर आएगा, एक अगर इधर आया तो दूसरा इधर आएगा, बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाएंगे। वो दोनों सेंट्रियोल करीब करीब नहीं होंगे, बल्कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाएंगे। ड्यूरिंग का मतलब है जब सेल डिवीजन हो रही है, उसके बाद या उससे पहले नहीं। ड्यूरिंग का मतलब है जब सेल डिवीजन हो रही है उसके बाद, उस वक्त जो है ये एक्टिव होंगे। बिफोर सेल डिवीजन दे आर इनएक्टिव, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे बिकम एक्टिव, आफ्टर सेल डिवीजन दे अगेन बिकम इनएक्टिव। सही है, तो सिर्फ किस वक्त ये एक्टिव हुए, जब सेल डिवीजन हो रही है। डन, क्लियर हानिया? ओके वेरी गुड। नेक्स्ट है, अच्छा अब हम उन ऑर्गेनेल्स की तरफ जा रहे हैं जो सिर्फ प्लांट में मौजूद है। ठीक है, बट बिफोर दिस एक और ऑर्गेनेल है जो प्लांट और एनिमल दोनों में मौजूद है, बट उसमें प्लांट में उस ऑर्गेनेल का शेप, उस ऑर्गेनेल का साइज डिफरेंट है एज कंपेयर टू द प्लांट सेल, और उसका फंक्शन भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू द प्लांट सेल। यानी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद है, बट देयर पर्पस एंड देयर स्ट्रक्चर or the size is different in plant and animal cell. The name of that organelle is vacuole. Vacuole, ठीक है, present in both, present in both, but animal cell में ये वैक्यूल जो है वो साइज में स्मॉल होते हैं और बहुत सारे होते हैं, फैले हुए होते हैं। Whereas in plant cell, plant cell के अंदर we know ये आ गई सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, एक सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो इवन न्यूक्लियस को भी एक कोने में कर देता है। ठीक है, तो प्रेजेंट तो एनिमल में भी होगा, ये एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा। बट प्लांट सेल का वैक्यूल जो है वो क्या होगा, वो होगा लार्ज, बड़ा होगा। कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, समटाइम्स टू समटाइम्स वन। ठीक है, लार्ज, समटाइम्स सिंगल और डबल, कभी वो एक होगा, कभी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड परमानेंट, परमानेंट का मतलब ये है कि वो प्लांट सेल में हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जबकि एनिमल सेल में भी वैक्यूल मौजूद है, बट ये वैक्यूल स्मॉल है, छोटे साइज का है, एंड न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब है कि एक से ज्यादा है, बहुत सारे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा है, दो से भी ज्यादा है, न्यूमरस है।
छोटे छोटे बहुत सारे हैं। एंड सेकेंडली वो टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी का मतलब ये है कि वो आएंगे, खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, जब उनकी जरूरत है तो वो आ जाएंगे, वरना वो सेल से गायब हो जाएंगे। तो प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज, sometimes single, sometimes double, and present in the center, and mostly the vacuole or the vacuole is a permanent vacuole, always remain in a plant cell. Whereas in animal cell, the vacuole is a small and numerous, smaller in size, and so many present scattered all over the cytoplasm, and the vacuoles are temporary. They are present in animal cell whenever it is required, otherwise it disappear. ठीक है, जब जरूरत होगी तो ये वैक्यूल बन जाएंगे, आ जाएंगे, वरना ये गायब हो जाएंगे, खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैक्यूल ऑफ अ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। अदरवाइज इट इज प्रेजेंट इन बोथ, है दोनों में मौजूद, दोनों में अपना अपना काम कर रहा है। अच्छा, प्लांट सेल में इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। एक्चुअली जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो एक फ्लूइड से फिल्ड होता है, फिल्ड विथ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिक्विड से फिल्ड होता है, उसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है लिक्विड, एंड दैट लिक्विड इज नोन एज सेल सैप। सैप का मतलब भी लिक्विड होता है, सेल सैप। ठीक है, ये लिक्विड जो है या ये जो फ्लूइड है विच इज नोन एज अ सेल सैप, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म इज आल्सो अ फ्लूइड, तो ये मत सोचिएगा कि वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है वो शायद साइटोप्लाज्म ही है। नो, दैट इज डिफरेंट, दैट सेल सैप इज डिफरेंट फ्लूइड देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फ्लूइड से ये एक डिफरेंट फ्लूइड होता है। ठीक है, सो द vacuole is filled with a cell sap which is a fluid, but that fluid is different from cytoplasm, is different from cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है। अच्छा, अब क्या होता है, प्लांट में ही ये खास फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है, और वो फंक्शंस क्या होते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल के? नंबर 1, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करता है। इसके अलावा सेल को लंबाई में बड़ा करता है, इलोंगेशन ऑफ सेल, इलोंगेशन ऑफ सेल। कभी कभी ये वैक्यूल जब ज्यादा फ्लूइड भरता है तो ये खिंच जाता है, जिससे सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। दिस इज नोन एज इलोंगेशन ऑफ सेल, एंड इट ऑल्सो give support to the cell, support to the plant cell। वो कैसे सपोर्ट टू द प्लांट सेल? प्लांट सेल को कैसे सपोर्ट करता है? ऐसे सपोर्ट करता है कि इफ यू रिमेम्बर हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर हम सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों को हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में डालते थे, रिमेम्बर ये एक हमने चीज पढ़ी थी। तो जब फ्लूइड अंदर फिल्ड हो जाता है सेल के, तो वो एक्चुअली उसके वैक्यूल में फिल्ड होता है। जब वैक्यूल में फिल्ड होता है तो वैक्यूल जो है वो रिजिड हो जाता है, भर जाता है, सख्त हो जाता है, और वो सेल पे एक प्रेशर अप्लाइड करता है, जिससे ऑटोमेटिकली सेल खुद भी रिजिड हो जाता है। रिजिड का मतलब होता है सख्त हो जाता है। इट मीन्स दैट इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट सेल। कोई भी चीज सख्त होगी, रिजिड होगी, तो वो एक्चुअली उसको सपोर्ट दे रही होगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये वैक्यूल का एक फंक्शन ये भी कंसिडर करते हैं कि इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट सेल, स्पेशली व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द सेल सैप। जब ये वैक्यूल बहुत सारा भर जाता है सेल सैप से, तो इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट सेल, as well as it helps in the elongation of the cell. As the size of the vacuole increase, वो सेल भी elongate होता है, साइज में इंक्रीज होता है। एंड स्टोरेज ऑफ फूड तो करता ही है, यानी वो सेल सैप में बेसिकली जो भी प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टोर होते हैं इनसाइड द वैक्यूल। अच्छा, एक इसकी एक और बात भी नोट कर लें कि ये वैक्यूल नॉर्मली, अब इसको बाहर निकाल के देखें तो ये ऐसा होता है वैक्यूल, एक खाली एम्प्टी स्पेस, और उसकी भी, उसके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है।
दिस इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन विच इज सिमिलर. देखिए सेल हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जितने भी हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जिनमें मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन सेम सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन जैसी है. तो ये मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल होती है विच इज नोन एज टोनोप्लास्ट. दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट. ठीक है. तो वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन है which is also a semi permeable membrane is known as a tonoplast. Vacuole is filled with a cell sap, a fluid. It is meant for the storage of food, help in the elongation of the cell, and it gives support to the plant cell. ये देखिए वैक्यूल लिक्विड फिल्ड कैविटी है विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन वो लिक्विड जो है वो प्रोटोप्लाज्म से अलग है. तैयबा आप कुछ पूछ रहे हैं पहले? जी तैयबा पूछे. तैयबा नहीं पूछना? अच्छा फिर किसे पूछना है? अलीना को पूछना है. जी अलीना पूछे. मिस जी मिस ये जो एनिमल सेल है ना, उसके अंदर जो वैक्यूल होता है उसमें क्या वो वाटर फ्लूइड नहीं होता? हाँ हाँ फ्लूइड होता है बट टेम्परेरी होता है. वो आता है फिर चला जाता है क्योंकि एनिमल सेल में बहुत ज्यादा फूड स्टोरेज वैक्यूल में नहीं होता. तो ये फॉर पर्पस की कुछ कुछ चीजें स्टोर करने के लिए आता है फिर डिसअपेयर हो जाता है. इसलिए मैं ज्यादा इसको प्लांट सेल पे आप पे फोकस करके बता रही थी क्योंकि इसके मोस्ट फंक्शन जैसे इलोंगेशन ऑफ सेल भी प्लांट सेल में ही है, सपोर्ट ऑफ द सेल भी प्लांट सेल में है. ये दोनों फंक्शन सिर्फ प्लांट सेल में हो रहे हैं, ये एनिमल सेल में नहीं होते. तो एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल है इसमें फ्लूइड ही फिल्ड होता है बट फॉर द टाइम भी थोड़ी देर के लिए कोई सा भी फ्लूइड फिल्ड हो जाता है एंड देन डिसअपेयर. समटाइम्स इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे आगे हम पढ़ेंगे अमीबा वगैरह, उसमें फूड किसी भी फॉर्म में जाता है तो वो इनफ फूड वैक्यूल में यानी वैक्यूल में ही स्टोर होता है, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वैक्यूल में स्टोर होता है और फिर डिसअपेयर होता है. तो एनिमल सेल में भी स्टोरेज का फंक्शन तो वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन प्लांट सेल में उसके फंक्शन ज्यादा हैं और वो यही फंक्शंस हैं कि वो स्पेशली प्लांट्स के लिए फूड स्टोरेज भी करेगा, इलोंगेशन में भी हेल्प करेगा और सपोर्ट में भी करेगा. एनिमल में तो वो आता जाता रहेगा. ठीक है. चलिए आप लोग ये कॉपी कर लें. इसके बाद सिर्फ प्लास्टिड्स रह गए हैं, वो हम कल पढ़ेंगे आपकी क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया है. लेकिन आप लोग इसको देख लें पहले और अगर कुछ पूछना है तो आई एम हियर, पहले पूछ लें फिर उसके बाद ही जाएं. कोई और बात पूछनी है? ऑलमोस्ट हमारे सारे ऑर्गेनल्स हो गए, ओनली प्लास्टिड्स आर लेफ्ट जो हम कल करेंगे. अभी टाइम ओवर हो गया है लेकिन आज तक जितनी बातें हैं उनमें कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. परिया? नहीं.
वेरी गुड, सबको यानी सही से समझ आ गया है। ओके तो फिर सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।